नमस्कार, न्यूज की इकलौती फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्लास लगेगी। 72 घंटे में 9 बिग डील, 5 देशों के दौरे पर निकले मोदी ने क्या क्या गजब कर डाला है, आज आपको बताऊंगा। 12 समझौते, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 10 लाख नौकरियां, महा डील से भारत में क्या बदलने वाला है, यह भी आज आप देखेंगे। कल स्वीडन, आज नॉर्वे, 32 अंतरराष्ट्रीय सम्मान। मोदी का ऐसा गजब रिकॉर्ड कि ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग सब पीछे छूट गए। ममता के राज में पुष्पा बन रहा जहांगीर, भगवा सरकार में भीगी बिल्ली कैसे बन गया है और वोटिंग से पहले जहांगीर के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी क्या है, यह आज आपको दिखाऊंगा। सीएम शुभेंदु के 10 दिन, 10 कड़क फैसले। अब ममता बनर्जी की डिजाइन की गई स्टैच्यू पर चलेगा बुलडोजर। कैसे चलेगा बुलडोजर, क्यों चलेगा बुलडोजर, यह आज आप देखने वाले। ईरान पर कुछ घंटे बाद होना था बड़ा हमला, ट्रंप ने अचानक क्यों रोक दिए फाइटर जेट, यह भी आज आपको बताऊं। 80 दिन में जंग ना जीत पाए तो 3 दिन में क्या कर लेंगे ट्रंप। ईरान पर हमला टालने के पीछे क्या है पूरा खेल। खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। ट्रंप का डेथ वारंट निकालने की तैयारी, 500 करोड़ रुपए का मिलेगा इनाम। क्या है यह पूरी खबर, यह भी आज आपको दिखाऊंगा डिटेल। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दें। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, बीमार कुत्तों की परिभाषा क्या होगी, आपका पेट अगर बीमार पड़ा, यानी कि आपका जो पेट डॉग है वो अगर बीमार पड़ा तो क्या होगा, यह भी आज आप देखेंगे। यह सब आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं आज, लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें देहरादून में अंतिम सांस उन्होंने ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीति, समाज और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खंडूरी के निधन पर गहरा दुख जताया और उनके सार्वजनिक जीवन, सैन्य सेवा और राजनीतिक योगदान को उन्होंने याद किया। मुंबई के बांद्रा में आज हाईकोर्ट के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां रेलवे और बीएमसी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 500 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। यह ऑपरेशन बांद्रा स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में रेलवे की जमीन पर बने अवैध ढांचों को हटाने के लिए चलाया गया था। दरअसल इस मामले की सुनवाई साल 2017 से चल रही थी और 29 अप्रैल को हाईकोर्ट की ओर से कार्रवाई का अंतिम आदेश दिया गया था और इस कार्रवाई के दौरान लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। यह वही मामला है जिसमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक ने कोर्ट के पेश होने से साफ इनकार कर दिया था और अब इन सभी नेताओं के खिलाफ अदालत ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। नीट पेपर लीक मामले में रोजाना नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब सीबीआई की जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने छात्रों तक 60 पन्नों की पीडीएफ भेजी थी और गेस्ट पेपर के नाम पर छात्रों तक असली सवाल पहुंचाए गए थे। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि ये पेपर हाथों से लिखे गए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवराज मोटे गवारकर ने 27 अप्रैल को अपने कोचिंग के छात्रों का मॉक टेस्ट भी लिया था और इस मॉक टेस्ट के कई सवाल 3 मई को नीट परीक्षा के रियल पेपर में भी आए थे। बिहार के पूर्णिया में पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां पर कोलकाता और पटना एसटीएफ की टीम ने गांव में एक मकान के अंदर बने तहखाने में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अर्धनिर्मित अग्निशस्त्र और मशीनरी बरामद की गई है। वहीं इस रेड के दौरान 4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री का मुख्य मास्टरमाइंड मुंगेर का रहने वाला सूरज कुमार है, जो तैयार पिस्टल्स की सप्लाई दूसरे जिलों में किया करता है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में इस पूरे हफ्ते भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। बात करें अगर यूपी की, तो बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 2022 में बांदा का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और इस वक्त यूपी के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार बना हुआ है। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि 72 घंटे में 9 बिग डील, 5 देशों के दौरे पर निकले मोदी ने क्या गजब कर डाला है।
12 समझौते, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 10 लाख नौकरियां, महाडील से भारत में क्या क्या बदलने वाला है। कल स्वीडन, आज नॉर्वे, 32 अंतरराष्ट्रीय सम्मान, मोदी का ऐसा गजब रिकॉर्ड कि ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग सब पीछे रह गए हैं। पीएम मोदी पिछले 5 दिनों में 4 देशों की यात्रा कर चुके हैं और 5वें देश यानी कि इटली के लिए निकल चुके हैं। इटली में कौन सी डील होने वाली है वो आपको बताने वाला हूं और क्यों उस डील से पाकिस्तान और चीन दोनों के कान खड़े हो गए हैं। लेकिन पहले देखिए कि अब तक 4 देशों के साथ मोदी ने कैसे भर भर के डील की है, उससे कौन कौन बेचैन हो रहा है। आज उन सभी लोगों को गजब का जवाब मिलने वाला है जो पूछ रहे थे कि पीएम ये विदेश यात्राएं भारत को वो क्या देने वाले हैं और क्यों कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले 72 घंटे में 9 ऐसी बिग डील की है कि दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं वो देखते रह गए कि भाई क्या क्या हो रहा है। इस वक्त दुनिया पूरी जो है वो परेशान है कि ये युद्ध वाला संकट टल जाए, ऊर्जा वाला संकट टल जाए, तेल और गैस वाला संकट टल जाए, और इधर मोदी दनादन दे डील पर डील किए जा रहे हैं। और इतनी डील देखकर पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर की बेचैनी तो हाई लेवल पर पहुंच गई। आपको पता ही है कि कैसे ये लोग एकदम दिल पकड़कर बैठ जाते हैं जब भी प्रधानमंत्री कुछ बड़ा कर जाते हैं। ट्रंप भी हाथ मल रहे हैं दूसरी तरफ, वहां वो भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे थे और कहां भारत डील पर डील किए जा रहा है, डील पर डील सील कर रहा है भारत और मोदी। पूरा यूरोप भारत और मोदी के लिए क्रेजी इस वक्त हुआ जा रहा है, वहीं यूरोप ट्रंप को खड़ी खोटी सुना रहा है। दुनिया इसे ट्रंप के टैरिफ टेरर का रिवर्स मान रही है। इधर भारत में भी मोदी विरोधी गैंग को सांप सूंघ गया है, क्योंकि पीएम मोदी 15 मई को जब 5 देशों के दौरे पर निकले थे तब इसी मोदी विरोधी गैंग ने अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर दी थी। किसी ने कहा कि मोदी दूसरों को विदेश जाने से रोक रहे हैं और खुद विदेश निकल गए हैं। तो नसीहत दे रहे थे लोग कि मोदी ने जो कहा है वो खुद वो मानने को तैयार नहीं है और दूसरे को कह रहे हैं कि मान लो। खुद पर अप्लाई मोदी जी कर नहीं रहे हैं और दूसरों से कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ। और किसी ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी सैर सपाटे के लिए 5-5 देशों के दौरे पर निकल गए। लेकिन बॉस, पीएम के दौरे का जो आउटकम निकल कर आया है वो हैरान करने वाला। मोदी ने 72 घंटे में कौन सी 9 बड़ी डील कर डाली है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आज नॉर्वे में पीएम ने ऐसी कौन कौन सी 12 डील कर डाली जिससे भारत में तस्वीर बदलने वाली है। यूएई से $5 अरब के इन्वेस्टमेंट के बाद मोदी ने नॉर्वे से $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाने का करार कर लिया है। इससे क्या फायदा होने वाला है यह भी आज आपको बताने वाला हूं। आज नॉर्वे में पीएम मोदी ने ऐसा ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया कि हाल फिलहाल में दूर दूर तक कोई उसे तोड़ने वाला नहीं दिखाई दे। पीएम मोदी को 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान नॉर्वे में मिला है। यह कौन सा सम्मान है जिससे खुद वहां के किंग ने पीएम को सम्मानित किया, इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन पहले एक थ्रिलर दी। अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे। दुनिया भर में आपदा के समय में भारत का प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने रोल को वो निभा रहे हैं, अपने लोगों के लिए अवसर की तलाश में एक देश से दूसरे देश घूम रहे हैं, पीएम मोदी की इसी अथक मेहनत का नतीजा है कि भारत ने पिछले 72 घंटे में 9 बड़ी डील कर डाली है और हर एक डील हाई वैल्यू और मैक्सिमम इंपैक्ट पैदा करने वाली। आप देखिए कि पीएम मोदी ने सबसे पहले यूएई के साथ 3 बड़ी डील की। पहली डील 30 मिलियन बैरल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, दूसरी डील भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और तीसरी डील लॉन्ग टर्म की एलएनजी सप्लाई और एनर्जी की सिक्योर। उसके बाद पीएम मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे, वहां भी उन्होंने 3 बड़ी डील सील कर दी। नंबर 1 ASML और टाटा के बीच सेमीकंडक्टर डील। नंबर 2 गुजरात में पहला 300 mm सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की डील और नंबर 3 $11 बिलियन की
लागत वाला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यानी कि चिप फैक्ट्री की डील की गई। नीदरलैंड्स के बाद पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे और यहां भी उन्होंने ट्रिपल डील कर डाली। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड किया गया। 6G और टेलीकॉम रेजिलियंस में आपसी सहयोग को और बढ़ाया कैसे जाए इसको लेकर डील हो गई। और भविष्य की क्रांतिकारी क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर भी मिलकर काम करने की बात एक साथ तय हो गई है। डील इस पर भी सील हो गई। सनातन के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप देखिए कि ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था तब भारत को बहुत बड़ा झटका लगा था। भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हिल गई थी। तरह तरह की बातें होने लग गई थी। ट्रंप और राहुल के सुर एक जैसे थे। जैसा उधर ट्रंप बोल रहे थे वैसे इधर राहुल गांधी बोलकर प्रधानमंत्री की मजम्मत कर रहे थे। जिस दौर में दुनिया भर के देश ट्रंप के टैरिफ टेरर से अलबलाए हुए हैं कि अब क्या करें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त मोदी दिमाग कहीं और चला रहे और दिमाग चलाकर वो क्या क्या कर गए अब जरा सुनते जाइए। अब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कर दिया। पीएम मोदी ने ऐसा ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया है कि दुनिया दंग रह गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं और दूसरे देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख सोच भी नहीं रहा है। वो अभी इसी परेशानी में जूझ रहे हैं कि ये जो हो गया है, ये जो आई है विपदा, इसका करें क्या। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपदा आ गई है तो आगे एक स्टेप आगे लेते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे निपटना है इससे। और यही पीएम मोदी की सबसे बड़ी क्वालिटी और खासियत है कि वो चुनौती से पार पाने का नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसा रास्ता कि दुनिया चौंक जाए, चाहे कोविड महामारी की चुनौती हो या फिर ट्रंप का टैरिफ टेरर हो। पीएम मोदी ने इन चुनौतियों का जो तोड़ निकाला वो और दिमाग कहां से आया ये आप जरा सोचिए। किसी और के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये सब जो हो रहा है इसके बाद अब करना क्या, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बात थी कि भाई ये हुआ है तो अब ये कर लेना है। खुद ट्रंप देखते रह गए कि भाई कि जो हुआ है उसके बाद अब क्या करना है। भारत को वो 50% टैरिफ लगाकर ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। उस भारत ने यूरोप के देशों के साथ ऐसी महाडील कर डाली जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। और सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल के अंत तक ईयू के साथ भारत का ये FTA लागू हो जाएगा। उसके बाद भारत उस अमेरिकी बाजार के दबाव को और ज्यादा झेल पाएगा और यूरोपीय देशों के लिए भारत के रूप में 140 करोड़ कस्टमर वाला दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खुल जाएगा। आप देखिए कि पीएम मोदी ने आज सिर्फ नॉर्वे के साथ 12 अलग अलग समझौते कर डाले। यह पीएम मोदी की मेहनत का नतीजा है जो वो पिछले 5 दिनों से बिना रुके बिना थके भारत को संकट से बचाने के लिए कर रहे हैं। आज नॉर्वे से निकला हर एक आउटकम अपने आप में बेहद खास है। आपको एक एक करके बताता हूं। पहला आउटकम, भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नए लेवल पर ले जाना। दूसरा आउटकम, नॉर्वे का IPOI यानी कि इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल हो जाना। तीसरा आउटकम, नॉर्थ शिपिंग 2027 में भारत की भागीदारी से ब्लू इकोनॉमी और शिप बिल्डिंग, ग्रीन शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉलेज शेयरिंग। चौथा आउटकम, इसरो के साथ आउटर स्पेस में खोज पर समझौता करना। और पांचवां आउटकम, भारत नॉर्वे डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर समझौता करना। छठा आउटकम, स्वास्थ्य क्षेत्र में नॉलेज शेयरिंग का समझौता। सातवां आउटकम है सड़कों और हाईवे के लिए जियो टेक्निकल प्रोजेक्ट और टनल निर्माण में आपसी सहयोग। आठवां आउटकम है प्रौद्योगिकी में साइंटिफिक रिसर्च में आपसी सहयोग। नौवां, भारत की CSIR और नॉर्वे की स्टिफ्टेल सिंटेफ के बीच जो समझौता हुआ है। वहीं 10वां आउटकम, ओशन एनर्जी प्रोग्राम पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। इससे भारत को ऑफशोर विंग वेव एनर्जी, सस्टेनेबल ओशन एनर्जी सिस्टम जो है और इसके अलावा डीप वाटर रिन्यूएबल एनर्जी में मदद मिली। और 11वां, ग्रीन शिप के लिए साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक दूसरे का सहयोग। 12वां आउटकम, CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद भारत और एमरल्ड जियो मॉडलिंग AS नॉर्वे के बीच साइंटिफिक और बिजनेस कोलैबोरेशन पर सहमति बनी। ये 12 आउटकम भारत और नॉर्वे दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो। इसलिए पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये आउटकम एक ऐसी साझेदारी को नई मजबूती देंगे जो मिसाल बनेगी। सुनिए क्या कहा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक
ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मतलब आप सोचिए कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नॉर्वे से और $5 अरब का निवेश यूएई से, वो भी सिर्फ 5 दिनों के भीतर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीएम मोदी जिस उम्मीद और मकसद के साथ 15 मई को दिल्ली से रवाना हुए थे, वो लक्ष्य और भारत की वो उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग देशों के साथ पीएम मोदी जो ताबड़तोड़ डील कर रहे हैं, वो महज कागजी एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये सिद्धि की साझेदारी है। और पीएम मोदी ये डील्स ऐसे कठिन वक्त में कर रहे हैं जब ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी का बड़ा खतरा पैदा हो गया। इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए क्या किया जाए, ये बहुत से देश तो समझ तक नहीं पा रहे। पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देशों में तो इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई। ऊर्जा संकट से यूरोप के देश अलग परेशान हो रहे हैं और परेशान भारत भी है, लेकिन पीएम मोदी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं। इसलिए वो निकल पड़े इस मुश्किल से पार पाने के पक्के इरादे के साथ। और आज जब यूरोपीय देश भारत के साथ डील पर डील साइन कर रहे हैं, तब दुनिया को समझ आ रहा है कि मोदी ने तो क्या ही कमाल कर दिया। जो कोई सोच नहीं रहा था, वो पीएम मोदी ने करके दिखा दिया। सुनिए आज नॉर्वे की धरती से ग्लोबल क्राइसिस पर पीएम मोदी ने क्या कहा है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे। आज पीएम मोदी नॉर्वे से इटली के लिए निकल गए, लेकिन इटली रवाना होने से पहले मोदी तीसरे नॉर्डिक सम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां नॉर्डिक देशों के नेता उनसे मिलने के लिए उत्साहित नजर आए। एक तस्वीर में ऐसी भी आप तस्वीर देखेंगे, झलक देखेंगे, जिसमें नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए, बात सुनने के लिए उनके सामने घेरा लगाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर बताती है कि भारत के प्रति यूरोपीय देशों का नजरिया कितना बदला है और पीएम मोदी कैसे सबको अपना मुरीद बना लेते हैं। पीएम मोदी ने आज नॉर्डिक देशों के सम्मेलन में क्या कुछ कहा, वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताता हूं नॉर्डिक देश हैं क्या और नॉर्डिक देशों के भारत के संबंध के मायने क्या है। नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप में स्थित देशों का एक समूह है। नॉर्डिक देशों में कुल 5 देश शामिल हैं: नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। पीएम मोदी की यूरोप यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब नॉर्वे में आज 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट का आयोजन हुआ है। इस समिट का मकसद 5 नॉर्डिक देशों के साथ भारत के सामूहिक सहयोग को मजबूत करना है। भारत और नॉर्डिक देशों का द्विपक्षीय व्यापार $19 अरब तक पहुंच गया है। इस वक्त 700 से ज्यादा नॉर्डिक कंपनियां भारत में एक्टिव हैं, जबकि 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां नॉर्डिक बाजारों में अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। नॉर्डिक देशों की कुल जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन। नॉर्डिक देश डिजिटल इनोवेशन, स्टेबिलिटी, ग्रीन ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी और जलवायु जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्ट हैं। इसलिए पीएम मोदी की कोशिश है कि नॉर्डिक देशों की एक्सपर्टीज भारत के काम आए। सुनिए जरा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज हमने
भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। आज पीएम मोदी जब नॉर्वे में थे तब उन्होंने नॉर्वे के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक तो की ही, उसके अलावा नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ भी पीएम मोदी ने अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें। आप देखिए कि आज पीएम मोदी आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टून से मुलाकात कर रहे थे और आइसलैंड के साथ इस बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, मत्स्य पालन, स्थिरता, भूतापीय ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसे क्षेत्र में संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई। उसके बाद पीएम मोदी फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 6G, AI, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर चर्चा। बैक टू बैक बैठक के बाद पीएम मोदी की तीसरी बैठक डेनमार्क के पीएम मेटे के साथ हुई। पीएम मोदी ने डेनमार्क के पेंशन फंड्स को भारत में अपना निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। नॉर्डिक सम्मेलन की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी क्यों दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। उनकी ग्लोबल रेटिंग टॉप पर है और उनके दुनिया भर से सम्मान मिलने का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा है। अभी भी उनको दुनिया के तमाम वो देश अपने सम्मान से नवाजना चाहते हैं जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी उनके देश आए तो सही, उनको सम्मान दिए बिना जाने नहीं दिया जाएगा। आप देखिए कि पीएम मोदी को आज नॉर्वे ने अपने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया। इससे पहले अभी कल ही स्वीडन ने भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। इस तरह से पीएम मोदी अब तक कुल 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पा चुके हैं। केवल इसी साल 5 महीने के भीतर पीएम मोदी को 3 देश अपने राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान दे चुके। और इसी साल फरवरी में इजराइल ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद स्वीडन ने रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया और आज नॉर्वे ने उन्हें रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2025 में मोदी को 9 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, 2024 में 7 सम्मान मिले, 23 में 6 सम्मान मिले, 2020 में अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट सम्मान मिला, 2019 में 3 सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ, 2018 में फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड उन्हें दिया गया। 2016 में पीएम मोदी को अफगानिस्तान और सऊदी से 2 सम्मान मिले। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, ममता दीदी के राज में जो जहांगीर खान बहुत चौड़ा होकर घूमता था, वो पुष्पा अपने आप को कहता था, वो आज झुक गया। आज वो ऐसा झुका कि चुनाव लड़ने से ही उसे सरेंडर करना पड़ा। वोटिंग से 48 घंटे पहले खेला हो गया पश्चिम बंगाल के इस सीट पर। सिंघम शुभेंदु के सामने फलता का जो सो कॉल्ड पुष्पा अपने आप को कहता था, वो आज घुटनों के बल नजर आए। जहांगीर के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी आपको बताने वाला। सीएम शुभेंदु के 10 दिन 10 फैसले, ममता बनर्जी की डिजाइन की गई फुटबॉलर स्टैच्यू पर चलेगा बुलडोजर। आखिर क्यों चलेगा यह बताऊंगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने 4 मई के बाद सोचा था अब इससे बुरा क्या ही होगा। उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोचा था, अब देखिए क्या क्या हो रहा है। लेकिन लग रहा है कि हर बीतते दिन के साथ दीदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेने बल्कि बढ़ती जा रही है मुश्किल। बंगाल हार के बाद टीएमसी को जिस फलता सीट से उम्मीद थी, वहां खेला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। फलता में रीपोलिंग के 48 घंटे पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया। लेकिन जहांगीर ने ऐसा क्यों किया, जहांगीर का मूव किसी को अभी तक पच नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ममता और अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी बताया जाने वाला जहांगीर वो साफ कह रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हैरानी तो इस बात से है कि मैदान छोड़कर भागने के फैसले के बारे में जहांगीर ने पार्टी में किसी से बात तक नहीं। हालत यह है कि कल तक टीएमसी वाले जिसे पुष्पा बोला करते थे, वो अपने नेता को अब डरपोक बता रहे। यह मेल्टडाउन है बंगाल में। आप समझें इसको कि चुनाव से नाम वापस लेने के साथ जहांगीर की बोली भी अब बदल गई। मतलब जो जहांगीर बस 20 दिन पहले तक आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा था,
कि खेला होगा, पिक्चर अभी बाकी है, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये सारी डायलॉगबाजी रखी की रखी रह गई। जहांगीर लड़ता क्या, मैदान से ही भाग खड़ा हो गया। वजह यह बताया गया है कि सीएम शुभेंदु ने फलता के बारे में बहुत अच्छा सोच रखा है। गजब है भाई। जहांगीर खान के दौड़ से बाहर होने के बाद ममता कैंप पे खलबली मची। ममता के कालीघाट वाले घर में टीएमसी नेताओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि जहांगीर के अगले मूव से शायद टीएमसी बहुत डरी हुई। दीदी क्या प्लानिंग कर रही हैं, यह आपको आगे बताने वाला। उधर शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की सत्ता संभाले 10 दिन का समय हो गया है। शुभेंदु सरकार फुल फॉर्म में है। इन 10 दिनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सीएम शुभेंदु ने ताबड़तोड़ फैसले लिए और फैसले से ज्यादा नीट एंड क्लीन बंगाल की मैसेजिंग कर दी। सड़क पर नमाज पर रोक, लाउडस्पीकर का डेसिबल तय करना, बकरीद पर खुलेआम कुर्बानी पर रोक लगाना, अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाना, यह सब जारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और 45 दिन की डेडलाइन तय की। वादा किया कि 45 दिन के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपकर फेंसिंग की जाएगी। अब इसके लिए एक्शन भी शुरू हो गया है। बॉर्डर पर अधिकारी पेपर लेकर जमीन पर बैठे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। এটা আমরা মেনে নেব না। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম, উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে, আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম? ডাকাতটা কোথায়? কোথায় পুষ্পা? সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। ये बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। जहांगीर खान की चुनाव से पीछे हटने की असली वजह आगे आपको बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले यह जान लेना चाहिए कि फलता सीट पर दोबारा इलेक्शन क्यों हो रहा है। दरअसल फलता में 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हुआ था, जहां कई वोटिंग सेंटर्स में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। कई ईवीएम पर बीजेपी के सिंबल पर टेप चिपका दिया गया था। इस सीट से टीएमसी के जहांगीर खान मैदान में थे। गड़बड़ी के बाद चुनाव आयोग के आदेश के बाद वोटिंग रद्द हो गई थी और अब यहां पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होती। मतलब चुनाव के रिजल्ट से पहले भी फलता सीट हॉट टॉपिक बनी हुई थी और अभी भी बनी हुई है। चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद टीएमसी के लिए फलता सीट आखिरी किला थी, जिस पर उसे विजय पानी थी। जहांगीर खान फलता से टीएमसी के लिए लड़ने वाले थे, लेकिन वोट पड़ने के 48 घंटे पहले ही जहांगीर खान ने टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया और चुनाव से नाम वापस ले लिया। पहले सुनिए कि नाम वापस लेने के समय जहांगीर ने क्या कहा, फिर आपको इस जहांगीर खान की पूरी कुंडली आज आप बताऊंगा। আমি ফলতার ভূমিপুত্র। আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। सुना आपने, कल तक जो शख्स धमकी के नीचे कोई बात तक नहीं कर रहा था, लोग आईपीएस अफसर तक को फिल्मी स्टाइल में धमकियां दे रहा था, वही जहांगीर आज सीएम के आगे माननीय शब्द लगाकर बात कर रहा और भूल नहीं पा रहा है कि अगर सीएम का नाम लेना है तो पहले 3 बार माननीय लगाना। और मजे की बात तो देखिए कि नामांकन वापसी की तारीख बीत जाने के कारण ईवीएम पर उनका नाम दर्ज भी रहेगा, लेकिन जहांगीर खान की बदली हुई जुबान कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि जहांगीर खान का हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है भाई साहब। इसके पीछे वजह क्या है वो भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज जहांगीर से गच्चा खाने के बाद ममता कैंप में हड़कंप मचा। ममता बनर्जी ने आज अपने नेताओं को अपने कालीघाट आवास पर बुलाया और मीटिंग की। टीएमसी के सारे बड़े नेता इस मीटिंग में पहुंचे भी। मीटिंग में 21 मई को बालीगंज, सियालदा, हावड़ा में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की योजना बनाई गई। जहांगीर पर टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नाम वापस लेने का फैसला जहांगीर का खुद का था और उन्होंने इसके बारे में किसी से बातचीत तक नहीं।
टीएमसी ने यह भी कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ कार्यकर्ता मुकाबला कर रहे हैं और कुछ डर कर पीछे हट रहे हैं। सुनिए कि टीएमसी नेता जहांगीर खान पर क्या कहा। पुष्पा झुक गया। पुष्पा तो झुकता नहीं, यही जानते थे पुष्पा झुक गया। अभी इस वक्त अगर कोई ये बोलता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट मिनट में, आज प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन अगर आप बोलते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसका प्रभाव पूरे पार्टी में आके गिरता है। ये सोचना चाहिए। ये उसका पर्सनल डिसीजन है, पार्टी से कोई डिस्कशन नहीं किया। और वहाँ का जो हालत है, हमारा पास जो रिपोर्ट आया वो क्या है, बहुत सारा हमारा पोलिंग एजेंट्स जो वोट कराएगा उसको तो फॉल्स केस में अरेस्ट, थ्रेट ये सब चल रहा है। तो इसीलिए शायद वो कैंडिडेट कुछ अनाउंस किया, लेकिन पार्टी से कोई डिस्कशन उसका नहीं हुआ। मतलब टीएमसी के नेता अब खुद कह रहे हैं कि जहांगीर तो डर गया, झुक गया, सरेंडर कर दिया। टीएमसी के नेता अपने ही कैंडिडेट के प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले। कोई नेता जहांगीर के लिए प्रचार करने नहीं पहुंच रहा था। हाई कोर्ट से 2017 के केस में गिरफ्तारी से छूट मिलने के बाद जहांगीर खान पुलिस की निगरानी में खुद प्रचार कर रहा था। उधर शुभेंदु अधिकारी लगातार बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु पांडा के समर्थन में रैलियां कर रहे थे और मात्र 3 दिन पहले ही शुभेंदु ने सो कॉल्ड पुष्पा को कड़ी चेतावनी दी। पहले वो बयान सुनिए, फिर आगे आपको बताऊंगा कि इसमें चल क्या रहा। কোথায় পুষ্পা, কোথায় আপনি? দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? 2021 পোস্ট পোল ভায়োলেন্স, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন 19 জনকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল ঘোষণা করেছিল, যার মধ্যে এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল। আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমার উপর ছেড়ে দিন। विधानसभा चुनाव के दौरान डायमंड हार्बर पुलिस जिले के कड़क पुलिस पर्यवेक्षक यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा को खुलेआम चुनौती देकर जहांगीर ने खुद को बंगाल की राजनीति का पुष्पा घोषित कर दिया था। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुए पोस्ट पोल वायलेंस के बाद एनएचआरसी ने जहांगीर खान को दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में डाला था। जहांगीर को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है, इसलिए उनके मैदान छोड़ने पर अब बीजेपी अभिषेक बनर्जी पर तंज कस रही। ভাইপো বাবুর দেখা নাই, তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেই। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। देखिए, बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो फुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड हार्बर में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करिए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार फुल फॉर्म में है। अभी सरकार बने सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सीएम शुभेंदु ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की लिमिट तय कर दी, वंदे मातरम को सभी स्कूलों में गाना जरूरी कर दिया, आने वाले बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर रोक लगा दी है, अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन की तैयारी में है, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजना शुरू हो चुका है। इमाम और पुरोहित को मिलने वाले भत्ते पर रोक लगा दी गई है, सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का प्रण ले लिया गया है और बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी जा रही है। और ये चुपचाप नहीं हो रहा है भाई साहब, शुभेंदु जो कर रहे हैं उसे डंके की चोट पर कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं। सुनिए। जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सूजी दिवस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। पर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना,
200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति नहीं होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है, ना एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। जितना भी मां, बेटी, बहन, दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा। शुभेंदु सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बंगाल में ये सब हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद योगी मॉडल के तर्ज पर कैसी वो पश्चिम बंगाल में अब भ्रष्टाचार और तमाम ऐसी चीजों को खत्म कर रहे हैं जिससे लोग परेशान। और आपको यह भी बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा यह ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि सड़क धार्मिक आयोजन के लिए नहीं है भाई। आप देख लीजिए, अपने अपने प्रेमिसेस में कर लीजिए। जहां धार्मिक स्थल है वहां पर आप करेंगे ना कि नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर बैठ जाएंगे और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सड़क पर बैठ जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है। आप कहेंगे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, वो कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये सब नहीं होगा। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया। शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन और NH10 और NH 110 के 7 हिस्सों को NHAI और NHIDCL को सौंपने की मंजूरी दी। यह प्रस्ताव पिछली ममता सरकार की TMC सरकार के पास 1 साल से लंबित पड़ी, जिसे शुभेंदु सरकार ने शपथ लेने के 10 दिन के भीतर ही क्लियर कर दिया। बोला कि जो काम करना है फटाफट करना है, इंतजार नहीं करना है। जो लटका फटका था वो सब अब फटाफट खटाखट करेंगे। लटकाने फटकाने का काम ही नहीं है हमारा। ममता बनर्जी सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी प्रस्ताव को लंबित करके रखा हुआ था। चिकन नेक सामरिक रूप से क्यों जरूरी है वो आपको बताने वाला हूं। केंद्र सरकार को दिए नेशनल हाईवे के 7 हिस्सों में से 5 चिकन नेक से होकर गुजरते हैं। 60 किलोमीटर लंबे इलाके का सबसे संकरे हिस्सा जो है वो 20 से 22 किलोमीटर का उसकी चौड़ाई है। इसके बॉर्डर 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुड़ते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सामरिक रूप से, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, सामरिक रूप से बेहद जरूरी है क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर में किसी तरह की रुकावट आई तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो पाएगा, यानी कि संपर्क कट जाएगा, टूट जाएगा। इस कॉरिडोर के एक छोर पर सिक्किम है जिससे चीन की सीमा जुड़ती है और नॉर्थ ईस्ट में डिफेंस के साजो सामान पहुंचाने, बिजनेस टूरिज्म के लिए भी यह बेहद अहम माना। चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और वादा किया कि 45 दिन की डेडलाइन देंगे आपको और इतने में काम कर देंगे। वादा किया गया कि 45 दिन के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपकर फेंसिंग की पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। अब इसके लिए एक्शन भी शुरू हो चुका है। घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन खरीदने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बॉर्डर से और बॉर्डर के जो गांव के लोग हैं अपने जमीन के कागज लेकर वहां पहुंच रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए, इतनी जल्दी आपको दिखाई दे रहा था? ममता सरकार रही 15 साल तक, कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार कहती रह गई भाई वहां फेंसिंग करनी है, उधर जमीन चाहिए, उधर काम आगे बढ़ाना है। कोई सुनता ही नहीं था। दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से कीजिए, कर सकते हैं, तो बंगाल में आएंगे तो हम करने ही नहीं देंगे। लेकिन अब हो रहा है। अभी तक ममता सरकार में माहौल यह बनाया गया कि लोगों की जो जमीन है उसे वो देने के लिए राजी नहीं हो रहे। लेकिन जब ग्राउंड पर पता चला कि लोग तो कागज लेकर रेडी खड़े हैं कि आइए उधर से आने वाले जो घुसपैठिए उनको रोकना है, उसके लिए हम मदद करेंगे। सरकार ने ही कभी जमीन की कागज नहीं मांगी, ये खुद लोग कह रहे हैं। आप एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आपकी जमीन है? नहीं, हम लोग डिपार्टमेंट के आदमी हैं। आप डिपार्टमेंट से हैं तो ये पूरा नक्शा है जो ज़मीनें आपको खरीदनी है। हम लोग दिखाते हैं। हाँ देखिए, हिंदी बराबर आती नहीं है। हाँ ये देखिए, ये पूरा नक्शा है, कैमरा यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये पूरी फेंसिंग लाइन बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको ज़मीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है? बांग्लादेश देखिए
ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा ज़िले की ज़मीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से ख़रीदा जा रहा है। ये अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेके आए और अपनी ज़मीन दे रहे हैं। तो आप ज़मीन दे रहे हैं तो हमारी जमीन हाँ, तो ये आप लोग खुशी खुशी दे रहे हैं? खुशी खुशी। अच्छा, और ये आप लोगों की मांग भी थी क्या कि यहाँ फेंसिंग लगनी चाहिए ताकि गांव सिक्योर हो जाए? স্যার আমি তো বুঝতেই পারছি না কথা चाहिए हाँ? घेरा चाहिए बान रोड का घेरा चाहिए यानी कि फेंसिंग चाहिए आप लोगों को। चाहिए वो पहले क्यों नहीं दे पाई, सरकार ले पाई? हाँ? सरकार नहीं लेगा तो कैसे सरकार तो ली ना, सरकार लेना ही नहीं चाहती थी पहले। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ हम सुरक्षित रहेगा। हाँ। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा ईरान पर कुछ घंटे बाद होना था बड़ा हमला। ट्रंप ने अचानक क्यों रोक दिए फाइटर जेट्स? 80 दिन में जंग न जीत पाए तो 3 दिन में क्या कर लेंगे ट्रंप? ईरान पर हमला टालने के पीछे क्या है पूरा खेल? खामेनेई की मौत का बदला लेगा ईरान? ट्रंप का डेथ वारंट निकालने की तैयारी, 500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें कर रहे थे कि पूरी दुनिया को लगने लग गया था कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। अमेरिका की तैयारियां, इजराइल के तेवरों और ईरान के सख्त रवैये से तो यही लग रहा था कि युद्ध दूसरे फेज में जा रहा है और इस बार ऐसा भीषण युद्ध होगा जो दुनिया ने देखा नहीं हो। लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को रोकने की बात कही। देखिए गजब है, कभी कहते कि हमला करेंगे, मिटा देंगे सब कुछ, लेकिन अचानक से ट्रंप पलट जाते। 2-3 दिन के लिए हमले नहीं करेंगे, यह ट्रंप ने कह दिया। ईरान के साथ बड़ी बातचीत का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर 2-3 दिन में बड़े हमले की धमकी भी दी जाए। ट्रंप ने हमले को तब रोका है जब यह समझा जा रहा था कि ईरान पर फिर से हमले का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। लेकिन हमले के कुछ घंटे पहले कतर, सऊदी अरब और यूएई के कहने पर इसे टाल दिया गया। ट्रंप कह रहे हैं कि गंभीर बातचीत चल रही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो पूर्ण विनाश हो सकता है। अब अचानक उनका मन बदल लेना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में बैकफुट पर आ गया है या फिर उसका प्लान कुछ और था और कुछ और वो करने वाले थे, अभी कुछ और बता रहे थे। आज आपको यह भी बताऊंगा कि उनका प्लान क्या था। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ऐसी बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इतने दिनों में कई बार अल्टीमेटम दिया, फिर उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने मार्च में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, फिर अप्रैल में 10 दिन और 2 हफ्ते का सीज फायर किया। बाद में सीज फायर को अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा भी। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है और पूछा जा रहा है कि अगर 80 दिन में कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं निकाल पाए, तो अगले 2-3 दिन में ट्रंप अचानक क्या ही गेम प्लान चेंज कर देंगे और क्या कर लेंगे? यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ट्रंप की हत्या पर इनाम रखने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका सब्र कर रहा है। आखिर पर्दे के पीछे असली खेल चल क्या रहा? पिछले 2 दिनों में ट्रंप ऐसा माहौल बना रहे थे कि वो ईरान पर फिर हमला कर देंगे, लेकिन हालात कुछ इस तरह के बने हैं कि धमकी भी गीदड़ भभकी साबित। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कतर, सऊदी अरब और यूएई ने अनुरोध किया है कि मैं ईरान पर सैन्य हमले को अभी रोक दूं। कभी इनको ये सब देश हमले के लिए रोक देते हैं, कभी ये कुछ वीडियो जारी कर देते हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? सोचा है, समझा है? यह हमला कल के लिए तय था, लेकिन अब इस पर गंभीर बातचीत चल रही है। ये सब कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब है। इन देशों की राय है कि ऐसा समझौता हो जाए जो सभी को मंजूर हो। समझौते के तहत ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं होगा, जिसके बाद मैंने निर्देश दिया है कि हम ईरान पर हमला नहीं करें। अब ये आप शर्त तो पहले दिन से रख रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है इस पर तो बातचीत ही नहीं होगी। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना पूरी तैयारी में, अगर समझौता हुआ तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन नहीं हुआ तो ईरान को बारूद का नर्क बनाने के लिए वो तैयार बैठे। सुनिए ट्रंप ने एक बार फिर से क्या कहा। Your post on Truth Social on Iran, and what was the decision that why you didn't attack Iran? Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that, where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
उधर ईरान ने भी अमेरिकी हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। IRGC ने तो आम लोगों को भी हमले के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया था, उनको भी तैयार करना शुरू कर दिया था। टीवी पर प्रोग्राम के जरिए आम लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ईरान की महिलाओं को भी बंदूक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस बीच जब ट्रंप ने हमला टाल दिया तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कहा है कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। ईरान अधिकारों की रक्षा के साथ बातचीत में शामिल हुआ है। ईरान ने अमेरिका की 5 शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन एक ऐसी शर्त रखी है जिसके बाद बातचीत के रास्ते खुल गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने शर्त रखी थी कि अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम के रुकने के बाद ही ट्रंप के साथ कोई समझौता हो सकता है। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम हॉर्मूज में फंसे जहाजों को बचाने के लिए अमेरिका ने शुरू किया। ईरान की शर्त के बाद ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। ट्रंप अभी तक ईरान के साथ डील नहीं कर पाए। ऐसे में एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे देशों ने ईरान से डायरेक्ट डील शुरू कर दी। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक कई यूरोपीय देशों ने जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मांगी है। कई देशों ने अनुमति के लिए जो वहां की सेना है, नौसेना के साथ बातचीत भी शुरू कर दिया है। इससे पहले ईरान, चीन, जापान, पाकिस्तान के जहाजों के गुजरने की अनुमति दे चुका है। हॉर्मुज पर ईरान की IRGC ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। हर आने जाने वाले जहाज की निगरानी की जा रही है। अगर किसी भी जहाज पर संदेह होता है तो IRGC के जवान जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही एक जहाज को आज IRGC ने सीज कर लिया। वहीं आज हॉर्मुज के पास केशम द्वीप पर हमला हुआ। ड्रोन हमले के बाद भयानक आग लग गई। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने ड्रोन से केशम द्वीप पर हमला कर दिया है। ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, बर्बादी करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान भी हाथ बांधकर नहीं बैठा। ट्रंप और नेतन्याहू को मारने का प्लान ईरान भी बना रहा है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या का बिल पास हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं की हत्या करने वाले को 500 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरानी संसद जल्द ही इस बिल पर वोटिंग भी करा सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। पाठशाला में अब सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का चैप्टर जो आवारा कुत्तों के आतंक को कंट्रोल कर सकता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दे? सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा? बीमार कुत्तों की परिभाषा क्या होगी? आपका पेट अगर बीमार पड़ा तो क्या होगा? पिछले कुछ समय से घर से बाहर निकलते समय यह डर बना रहता है कि कहीं कोई आवारा कुत्ता आपको हमला करके काट ना ले, आपके बच्चों को मौत के घाट ना उतार दे। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, वो डरते हैं। घर की लिफ्ट से लेकर सड़क तक कुत्तों के हमलों से बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। यह समस्या इतनी बढ़ गई कि पिछले साल 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी, लेकिन आज इस मामले पर सख्त फैसला भी दे दिया। आखिरी फैसला सुनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जारी SOP के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद स्ट्रीट डॉग लवर्स को बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ जारी किए गए सख्त नियम नहीं बदले जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए यह टिप्पणी की कि संविधान ऐसे समाज परिकल्पना नहीं करता है जहां बच्चे और बुजुर्गों को अपनी किस्मत के भरोसे जीना पड़े। पिछले कुछ सालों में आवारा कुत्तों के हमले से बहुत से बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। अपने फैसले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है। इसके साथ लोगों को कुत्ते के खतरे से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीने का अधिकार जरूरी है। अपने आखिरी फैसले में कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देश ही लागू होंगे। जो अफसर उनका पालन न करें उन पर अवमानना का केस चले। दरअसल आपको याद होगा कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईवे जैसे पब्लिक प्लेसेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगा दिया गया था। इसके बाद कई डॉग लवर्स और NGO इन निर्देशों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन आज सारी याचिकाएं खारिज हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्देशों को जारी रखते हुए राज्य सरकारों को फिर से यह दोहराया कि राज्य सरकारें और पशु कल्याण बोर्ड आवारा कुत्तों को लेकर नियमों को मजबूत करे और सही तरीके से उसे लागू करे। हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक ABC सेंटर यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाए। जहां आवारा कुत्तों की आबादी ज्यादा है वहां पर जरूरत के हिसाब से ABC सेंटर्स की संख्या भी
बढ़ाई जाए। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी यह नियम लागू करने पर फैसला लिया जाए और उसे तय समय में लागू किया जाए। मेडिकल सेंटर पर एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, यह सुनिश्चित किया जाए। NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। रेबीज से संक्रमित और बेहद खतरनाक कुत्तों को कानून के तहत और जरूरत पड़ने पर यूथनेशिया यानी कि दया मृत्यु जैसे कदम उठाए जाएं ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। कोर्ट के आदेश लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। सामान्य तौर पर उनके खिलाफ FIR और सख्त कार्रवाई ना की जाए। दरअसल कई बार डॉग लवर्स ने प्रेशर बनाया और प्रेशर की वजह से आवारा कुत्तों के खिलाफ जो कार्रवाई रोकनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार टिप्पणी की थी, जो कहा था, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एक नजीर है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फ्री हैंड दे दिया है इस फैसले के साथ, अपने फैसले के साथ, कि अब आने वाले दिनों में लोगों की सुरक्षा, जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है, बुजुर्गों की सुरक्षा जरूरी है, बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश के 3 राज्यों में कुत्तों के काटने की घटनाओं का जिक्र भी किया। कोर्ट के पास पिछले कुछ महीनों में हुई ऐसी घटनाओं का पूरा हिसाब किताब भी था। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक महीने में कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं सामने आई। तमिलनाडु में 2026 के पहले 4 महीनों में कुत्तों के काटने की लगभग 2 लाख घटनाएं दर्ज की गई। सूरत में एक जर्मन यात्री को कुत्ते ने काट लिया। इस तरह की घटनाओं से विदेशों में छवि खराब होती है और लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं। देश में आवारा कुत्तों की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि राज्य सरकारों सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में कुत्तों की संख्या 1 करोड़ 71 लाख थी। 2019 में कुत्तों की संख्या घटकर 1 करोड़ 53 लाख हो गई। लेकिन कुछ स्टडी का दावा है कि आवारा कुत्ते की संख्या देश में 6 करोड़ से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में दिल्ली में 55 से 60 हजार आवारा कुत्ते थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 8 लाख के आसपास बताई गई है। सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते यूपी में हैं और इसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आवारा कुत्तों की संख्या है। देश में आवारा कुत्तों की संख्या और उनके हमले लगातार एक समस्या बनी हुई है। आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें आवारा कुत्तों के हमले से सड़कों पर चलते लोग घायल हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर इस तरह के हमलों से हर कोई डरता रहता है। बच्चों को घर से बाहर भेजने से पेरेंट्स डरते रहते हैं, घर वाले डरते रहते हैं। साल 2019 में देश भर में कुत्तों के काटने के मामले 1.5 करोड़ हुए और सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए। 27,52,000 ऐसे केस सामने आए उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु जहां पर 20,70,000 केस सामने आए। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र 15,75,000 केस। तो इस तरीके से देश के अगर कई राज्यों को हम देख लें तो लगातार आवारा कुत्ते, उनके काटने या फिर उनकी वजह से घायल होने की इतनी सारी घटनाएं हुई जिससे लोग परेशान होने लगे। भारत में कुछ सालों में कुत्तों के काटने की घटना बहुत बढ़ गई है। इसमें पालतू और आवारा दोनों तरह के कुत्ते शामिल हैं। भारत में हर साल 1 करोड़ 70 लाख कुत्ते काटने की घटना होती है। इसमें 18,000 से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है और मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा संख्या 15 साल से कम उम्र के बच्चों की है। आवारा कुत्तों की वजह से रेबीज जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है जो कुत्तों के काटने से मौत का सबसे बड़ा कारण होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बीते कुछ महीने में 70% कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। इसमें पालतू और आवारा कुत्ते दोनों तरह की घटनाएं शामिल हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि अगर राज्य सरकारों और नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ठीक से काम किया तो लोगों पर हमले की घटनाओं में कुछ कमी जरूर आएगी।